Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. सब खैरियत से होंगे. I hope you all have attended the virtual orientation for Cambridge. और माशाल्लाह it was a very brilliant and well organized presentation. बहुत comprehensive presentation थी. I hope your queries and concerns are clear now. मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने डिस्क्राइब की थी सारी चीज़ें कि मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज और कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होंगी. तो हेड्स ऑफ टू द बीकन हाउस मैनेजमेंट. अच्छा, अब ये थोड़ा-सा ये था कि वही प्रेज़ेंटेशन पे मैंने थोड़ा-सा सोचा कि थोड़ा-सा तुम लोग जो है वो तुम लोग से मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम लोग जब सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म आएँगे तो इंशाल्लाह फिर उस पे भी एक वीडियो मैं तुम लोग के साथ शेयर करूँगा, जिसमें तुम लोग के कंसर्न्स और क्वेरीज़ जो है उसको डिस्कस किया जाएगा और तुम लोग की थोड़ी-सी हेल्प करूँगा. तो आई एम हियर विद द वीडियो. वही प्रेज़ेंटेशन है जो कि तुम लोगों ने वर्चुअल ओरिएंटेशन में जो है वो देखी थी. उसी प्रेज़ेंटेशन पे थोड़ी-सी बात करेंगे और मैं तुम लोग की थोड़ी-सी हेल्प करूँगा कि किस तरह तुम लोग जो है वो अपना डिसीजन लो, किस तरह अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करो. तो वो थोड़ा-सा इस पे इस प्रेज़ेंटेशन पे इंशाल्लाह बात करेंगे. तो इस प्रेज़ेंटेशन को थोड़ा-सा गौर से सुनना, ठीक है? अच्छा, पहले तो ये है कि बहुत-बहुत तुम लोग को मुबारक हो कि तुम लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपनी मतलब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो और यू आर गोइंग टुवर्ड्स कैम्ब्रिज एंड इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर यू गाइस. आई होप यू ऑल आर नर्वस. थोड़ा-सा परेशान भी होगे, थोड़ा-सा नर्वस भी होगे बिकॉज़ इट्स अ वेरी न्यू थिंग, ठीक है ना? इस तरह के डिसीजंस, इस तरह के चैलेंजेस जो है वो रोज़-रोज़ नहीं आते. और मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टेज. स्टेज की इम्पोर्टेंस तुम लोग को समझनी है, इसीलिए तुम लोग से थोड़ी-सी इस पे बात कर रहा हूँ. इससे पहले तो ये होता था कि तुम लोग जो है वो जो टीचर्स और जो पेरेंट्स तुम लोग को कहते थे तुम लोग वो कर लेते थे. क्लास 8 तक जो है वो तुम लोग के पेरेंट्स और टीचर्स जो है जो कहते थे वही तुम लोग मान लिया करते थे. लेकिन अब ऐसा है कि तुम लोग यू आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द फ्यूचर. अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, ठीक है? और यू हैव टू स्टेब्लिश अ पाथ. अपना एक पाथ तुम लोग को डिस्क्राइब करना है, अपना एक पाथ डिफाइन करना है, जिसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? अब ये होता था कि अब पेरेंट्स भी जो है ना वो तुम लोग से पूछते हैं और पेरेंट्स भी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अब जो है वो तुम लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुम लोग जो है वो खुद अपना डिसीजन लो और जो है वो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और अपना इंटरेस्ट जो है उनके साथ शेयर करो. तो ये थोड़ा सा सिचुएशन नर्वस भी है, ठीक है? आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड तुम लोग थोड़े से परेशान भी हो गए. डेफिनेटली देखो, हर साल ऐसे ही होता है. हर साल हमारे पास बच्चे इस फेज़ से गुजरते हैं. तुम लोग भी इंशाल्लाह जो है वो फेज़ आ गया है. तुम लोग को बड़ा इंतज़ार था इसका कि सर कब सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म आएगा, कब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. तो हियर इट इज़ नाउ एंड इट इज़ योर मोमेंट, ठीक है? परेशानी और तुम लोग की जो घबराहट है, नर्वसनेस है, वो नॉर्मल है बिल्कुल. पिछले साल भी बच्चे जब इस फेज़ पे आए थे तो वो परेशान थे कि सर अब क्या होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये फेज़ तुम लोग को जो है ना मतलब डिफाइन करेगा. ये फेज़ तुम लोग के फ्यूचर का पहला स्टेप है. ये तुम लोग को एक पाथ जो है वो बता देगा. फिर उस पाथ पे तुम लोग को जो है वो अपनी मेहनत कंटिन्यू करनी है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं इस मतलब अब तक तो ये था कि तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे. तुम लोग 8 साल अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहे, अपने साथ उनके साथ ही बैठे. लेकिन अब तुम लोग को पता है कि टाइम हैज़ कम. अब सेपरेशन हो रही है, ठीक है ना? अब तुम लोग अपने दोस्तों से जुदा भी हो गए क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर एंड यू हैव टू बी वेरी मच सेल्फिश अबाउट योर फ्यूचर. थोड़ा सा इंसान को अपने बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है? ये दोस्तियाँ अब आपके न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे. 3 साल के लिए आपके फ्रेंड्स बदल जाएंगे, ठीक है ना? आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी, आपके सब्जेक्ट्स बदल जाएंगे, ठीक है? तो ये मतलब इस तरह इसको सोच के परेशान नहीं होना कि यार हमारे दोस्त जुदा हो जाएंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे. देखो, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन नेचर. आप नए दोस्त बना लोगे. अभी 6 महीने बाद जब देखना हम लोग की मुलाकात होगी, मैं आपसे पूछूंगा हाँ भाई कैसे हो, तो आप लोग मुझे बताओगे कि सर हमारे देखे नए दोस्त बन गए और हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग जो है ना वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट नॉर्मल. अभी थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल लगती हैं. होता है बिगनिंग में हर चीज़ मुश्किल लगती है. अभी तुम लोग को मुश्किल हो रहा होगा, हर कोई यही बात कर रहा है कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, क्या कर रहे हो. तो अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है. लेकिन अपने आप को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना पेशेंट रहो, डिटर्मिन्ड रहो, ठीक है? अपने आप को समझाओगे यार देखो ये जो फेज़ है ये हर बच्चे की लाइफ में आता है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में आ गया तो इसको जो है ना कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, ठीक है? अपना जो डिसीजन लोगे वो मेरिट की बेसिस पे लो, वो अपनी मर्जी और अपने पेरेंट्स की मर्जी के हिसाब से लो. मतलब इस तरह ना हो कि तुम 2-3 महीने बाद सोच रहे हो कि नहीं यार ये तो मैंने इनके कहने पे ले लिया था, मैंने इनके कहने पे ले लिया था और मैंने सोचा नहीं था. तो ये चीज़ इसको मत करना, ठीक है? अभी तुम्हारे पास 3-4 दिन है. मतलब 5 जुलाई तक का तुम लोग के पास टाइम है. तो थोड़ा सा मतलब अपने फ्रेंड से, अपने कज़न से, अपने जो बड़े भाई भाई वो हैं बड़े भाई बहन,
और अपने पेरेंट्स से जो है वो डिस्कस करो इस चीज़ को, अपने इंटरेस्ट उनको बताओ, अपने पोटेंशियल इनको बताओ। ठीक है, उनसे पूछो कि भाई हमें क्या, हम मतलब हमें जो है हम ये पाथ फॉलो करना चाह रहे हैं, इसका स्कोप है मार्केट में, मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो है रिकग्नाइजेबल है कि नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ करो, अपने टीचर्स के साथ करो, और उसके बाद फिर एक डिसीजन ले लो। और फिर उस डिसीजन के ऊपर देखना नहीं पलट के, मतलब ये सोचना नहीं कि यार मुझे एक, वो कहते हैं ना डिसीजन लेने से पहले आप सोचो, लेकिन जब आप डिसीजन एक बार ले लो ना, फिर आप ये नहीं सोचो कि मैंने क्या किया, बस फिर आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, जो आपने वो ले लिया डिसीजन, बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलो और उसको फॉलो करो। ठीक है, तो नर्वसनेस और परेशानी बिल्कुल अपनी जगह नॉर्मल है। ठीक है, वो हर बच्चे को होती है, जाहिर सी बात है, आपको भी। अब आपका फेज है इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्यूचर डिस्क्राइब है, ये सारा फ्यूचर डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट्स पे। आपका पाथ डिफाइन हो जाएगा कि आपको किस पाथ पे मेहनत करनी है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, तो इसको थोड़ा सा सीरियस इसके बारे में सोचो। ठीक है, डिसीजन अपना जो है ना वो मतलब ऐसा नहीं करना कि जो है बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया और बाद में उसको रिग्रेट करना पड़े, ऐसा नहीं। सोच समझ के डिसीजन लो। ठीक है, अपने पेरेंट्स की मर्जी से लो, अपने पोटेंशियल को देखते हुए लो, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए लो। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल वही है जो तुम लोगों ने देखी थी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा ये परेशानी वाला वक्त है, मुझे भी पता है कि तुम लोग घरों में बैठे हो। तो ये स्कूल में आते तो कम से कम बातचीत करके थोड़ी सी चीज़ें तुम लोग हमसे पूछ लेते, अभी तो बिल्कुल ही जो है वो कांटेक्ट नहीं है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो से जो है वो एक तुम लोग से थोड़ी बातचीत हो जाए, ताकि ये कि तुम लोग की क्वेरीज थोड़ी और क्लियर हो जाए। जितना मेरा मतलब जितना मैंने एनालाइज किया सिचुएशन को, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं तुम लोग की जो है वो थोड़ी सी इस वीडियो में मदद करूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से सुन लेना। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बेसिकली स्टार्ट वहीं से मैंने किया है, ग्रेड 9 से। ग्रेड 9 को इन्होंने प्रिपरेटरी क्लास का है। ठीक है ना, ग्रेड 9 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्टेप है तुम्हारा जो है वो सी आई एग्जामिनेशन का। ठीक है ना, तो कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो है ना, बेसिकली इसका फर्स्ट स्टेप है ये। तो इसको इन्होंने प्रिपरेटरी क्लास इसलिए कहा है क्योंकि ये जो है ना बेसिकली तुम्हें बताएंगे कैम्ब्रिज बोर्ड किस तरह का होता है, उसका पैटर्न कैसा है, उसमें पेपर किस तरह आता है, क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हें सारी चीज़ें जो है ना वो इस पूरे साल के बाद तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कैम्ब्रिज का पैटर्न क्या है। अच्छा, प्रिपरेटरी ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस साल जो है ना बेसिकली तुम्हें कैम्ब्रिज बोर्ड का कोई पेपर नहीं देना। ठीक है, यू आर फ्री फ्रॉम द मतलब कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है उसकी टेंशन से इस साल तुम फ्री हो। अभी तुम्हें सिर्फ स्कूल के पेपर्स देने हैं। ठीक है, स्कूल के पेपर्स का मतलब है कि जैसे स्कूल में, जैसे डॉक्टर नादिया ने भी तुम्हें बताया था कि दो असेसमेंट्स हर टर्म में होंगे। फर्स्ट टर्म में भी दो असेसमेंट्स हैं, सेकंड टर्म में भी दो असेसमेंट्स हैं। फर्स्ट टर्म के बाद जो है वो मिड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होगा, और फिर सेकंड टर्म के दो असेसमेंट के बाद तुम्हारा एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम एट्स में भी देते हो, 7 में भी दे रहे थे, 6 में भी दे रहे थे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। सब्जेक्ट्स तुम्हारे टोटल 9 होंगे। ठीक है ना, 9th ग्रेड में तुम्हारे टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हें वो 9 के 9 पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बताएंगे कितना उन्होंने जो है वो रखा है। मेजोरिटी ये होता है कि मेजोरिटी जो है ना 50% सिलेबस आपको जो है वो क्लास 9 में कवर करा दिया जाता है पूरे कैम्ब्रिज बोर्ड का। ठीक है ना, तो हर सब्जेक्ट का 50-50% आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रिपरेटरी क्लास 9 में जो तुमने चीज़ें पढ़ ली है ना, फिर तुम्हें 10 और 11 में वो चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है ना, वो फिर तुम्हें खुद ही रिवाइज करनी पड़ेंगी, और वो खुद ही जो है वो अपनी चीज़ें जो है सेल्फ स्टडी के थ्रू उसको बेसिकली रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है वो क्लास 9 की कॉपीज और इन सब के लेक्चर्स जो है इनको थोड़ा संभाल के रखना। और इस साल जो है थोड़ा सा सीरियस रहना, क्योंकि ये एक साल जो है ना बेसिकली तुम्हारा 50% कोर्स यहाँ कंप्लीट होगा, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली जो है ना वो चीज़ों को देखना। ठीक है, अच्छा पहला साल है, तुम लोग समझते हो कि नहीं रिलैक्स करो, अभी तो कैम्ब्रिज के पेपर भी नहीं है। ठीक है, जब आप 10th ग्रेड में आते हो ना तो फिर आपके पास अलग तरह की टेंशन होती हैं। तो अभी क्लास 9 में जब कैम्ब्रिज की टेंशन नहीं है, तो फिर आप जो है वो अच्छी तरीके से फोकस करो और अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। ठीक है, तो 9th ग्रेड में आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, और 9 सब्जेक्ट्स का मतलब है कि आपको 9 के 9 पढ़ने हैं, और 9 के 9 में आपके 4 असेसमेंट्स हैं टोटल, और दो एग्जामिनेशन है, एक एक जो है वो मिड ऑफ ईयर है और एक जो है वो एंड ऑफ ईयर है। ठीक है, ये बिल्कुल ही स्कूल बेस्ड होंगे, स्कूल के टीचर्स ही जो है वो इसको कंडक्ट करेंगे। उसके बाद जब आप 10th ग्रेड में आओगे, तो 10th ग्रेड में जब आप आओगे तो आपको जो है वो इस साल इन्होंने जो है वो जिसको हमने फर्स्ट CAIE का ईयर कहा है, इसमें इन्होंने जो है ना वो आपके दो सब्जेक्ट्स फिक्स कर दिए हैं कि आपको इस साल 10th ईयर में अपने इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर कैम्ब्रिज का देना है। ठीक है, अच्छा आप लोग के साथ ये हुआ है कि आप लोग के दो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि इन्होंने 3 सब्जेक्ट्स रखे थे, जिसकी मतलब जिससे ये होता था कि आपका जो 11th ईयर है ना,
जो 11th ईयर है उस पे आप पे बर्डन कम पड़ेगा, उसमें आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि अब इन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट फिक्स कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको फिर वहाँ टोटल 7 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 9 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट्स आपको 11th ग्रेड में देने पड़ेंगे। तो जो कि एक एक्स्ट्रा चैलेंजिंग है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है उस पर। देखो मतलब 7 सब्जेक्ट्स को कवर करना, वो भी कैम्ब्रिज स्टाइल में, कैम्ब्रिज पैटर्न में, तो ये चीज़ें टफ हो जाएंगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट पहले से ही बना के रखना, चीज़ों को साथ का साथ रिवाइज करते रहना, क्योंकि जब आप 10th ग्रेड में आते हो ना, तो आपका जो मेजोरिटी ऑफ जो फोकस होता है ना, वो आपको उन्हीं पेपर्स पे होता है जो आपको देने होते हैं। ठीक है ना, आप बाकी के बारे में सोचते ही नहीं हो बिल्कुल। जिसकी वजह से ये होता है कि आप जो है फोकस नहीं करते, आपने जो है ना उनको छोड़ दिया होता है, मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हो। जब आप 11th ग्रेड में आते हो, तो 11th ग्रेड में फिर आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये चीज़ मत करना। और दूसरा ये भी है कि 10th ग्रेड में ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनका पेपर अच्छा हो गया, इनका रिजल्ट अच्छा आ गया, तो आपको 11th ग्रेड में एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं 2 पेपर्स दे चुका हूँ, मेरे ए डायरेक्ट आ चुके हैं, और जो है ना मतलब एक मोटिवेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर इन पेपर्स में अच्छे ग्रेड नहीं आते, तो फिर एक आपको पता है एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ रहेगी, आप मेहनत आपको फिर डबल करनी पड़ेगी। फिर जो है वो पेरेंट्स भी आपको बार बार जो मतलब इस तरह कहेंगे कि यार देखो 2 सब्जेक्ट चले गए, साथ में मेहनत करो। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और प्रेशर, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से थोड़ा सा माइंड अपना बना के रखना, ताकि जब वक्त आए तो फिर इस तरह मतलब वैसे ना बैठे हो कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, रे ऐसा हो गया, ये तो हम फोकस ही नहीं कर पाए, तो ये चीज़ मत होने देना। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने आपको क्लियर कर दिया था कि कैम्ब्रिज आपका 3 साल का होता है, मैट्रिक आपका 2 साल का है, तो ये 3 साल का मतलब है 9, 10th और 11th। ठीक है, 3 साल इन्होंने रखे इसीलिए हैं क्योंकि कैम्ब्रिज का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है ना, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए यू एटलीस्ट नीड 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 ईयर्स में इन्होंने जो है ना वो 50%, 25%, 25 इस तरह करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस का रखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ आपने 9th ग्रेड में पढ़ ली, वो 10th 11th में दोबारा नहीं पढ़ाई जाती, तो उसको साथ साथ रिवाइज करते रहना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो टीचर्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। और आपको पता है कि कैम्ब्रिज का पैटर्न भी यही है, कैम्ब्रिज का स्टाइल भी यही है कि 50% टीचर की वो होती है इनपुट, और 50% आपकी इनपुट होती है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। आपको अपने पुराने कॉन्सेप्ट खुद ही रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को जो है ना वो अपने जहन में रखना, और कोशिश करना कि अपना जो फोकस है ना वो बिल्कुल क्लियर रखो, डेविएट ना हो पाथ से। ठीक है, कहते मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होंगी, लेकिन आपको पता है कि यार ये 3 साल मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 सालों में जो है ना मैंने अपने फ्यूचर को डिफाइन करना है, मैंने अपने फ्यूचर बनाना है, तो आपको जो है वो फिर फोकस आपका क्लियर रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि अच्छा 10th ग्रेड में जब आप 2 पेपर्स दे दोगे, ठीक है ना, अच्छा 10th ग्रेड में भी इसी तरह होगा कि स्कूल आपके 2 असेसमेंट्स लेगा। स्कूल आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, तो आपके असेसमेंट भी होंगे, मिड ऑफ मतलब मिड ईयर एग्जामिनेशन जो थे, मिड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन वो भी होंगे। अच्छा, और फिर ये होगा कि आपके मॉक्स या एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन मार्च में हो जाएंगे। मॉक्स का मतलब ये है कि ये जो आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज, इसका तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके होगे, क्योंकि आपको कैम्ब्रिज का पेपर देना है, तो इन 2 सब्जेक्ट के आपके मॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है ना उनका एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन हो जाएगा, वो जितना आपने पढ़ा है ना उसका पेपर बन जाएगा। ठीक है, कंप्लीट तो आपने नहीं किया होगा, तो वो जितना भी पढ़ा होगा ना उसमें से उस स्टाइल का पेपर आपका बन जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह का जो है वो आपको 10th ग्रेड में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद जब आप 11th ग्रेड में आओगे, तो 11th ग्रेड में आपको रिमेनिंग अपने जितने भी पेपर्स हैं, 7 पेपर्स हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। उस टर्म में भी आपके 2 असेसमेंट्स होंगे हर टर्म में। मिड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होंगे उसी तरह, और फिर मॉक्स और एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन होंगे, जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस के होंगे, क्योंकि यहाँ तक इस वक्त तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। और आप इंशाल्लाह मई में बैठ के अपने कैम्ब्रिज के पेपर दे रहे होगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा ये है कि दिखने में भी लग रहा है और सुनने में भी लग रहा है चैलेंजिंग है। ठीक है ना, चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, अब सारा जो है वो मतलब आपकी सारी चीज़ें सारा क्रेडिट आप पे आ गया है, सारा क्राइटेरिया आप पे, आपकी मेहनत पे आ गया है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने सीरियस हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रगल। ठीक है ना, लेकिन ये है कि हर साल बच्चे करते हैं, तो आप भी इंशाल्लाह जो है अगर फोकस क्लियर रखो, अपनी मेहनत टाइम टू टाइम करो, रोज रोज लेक्चर्स को रिवाइज करो, अपनी मेहनत को मतलब कहते हैं ना एक चैनलाइज रखो, अपना पाथ डिफाइन रखो, तो आप भी इंशाल्लाह जो है वो मतलब इसको बड़ी अच्छी तरीके से करके जो है वो इंशाल्लाह पास आउट हो जाओगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 3 इयर्स ऑफ कैम्ब्रिज के हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, बेसिकली सब्जेक्ट्स पे ही हमें बात करनी थी कि सब्जेक्ट्स जो है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और
मतलब हमारे पास कितने टोटल वो हैं। तो ये थोड़ा सा जो है तुम लोग को आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि तुम लोगों ने इंशाल्लाह अभी तुम लोगों ने जो है वो अटेंड की ओरिएंटेशन। तो मैं भी थोड़ा सा जो है वो इस पे बात कर लूँ। इसमें बेसिकली ऐसा है कि आपके पास जो है ना कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना वो तीन ब्रांचेस हैं। ठीक है। एक मतलब अगर इसको कैटेगराइज करूँ तो ये दो हो गए, साइंस ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। ठीक है। जब आप साइंस ग्रुप की बात करते हो तो साइंस ग्रुप में दो चीजें आती है, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। ठीक है ना। और कॉमर्स ग्रुप बिल्कुल अलग हो गया। तो जब आप साइंस ग्रुप की बात करोगे तो या फिर आप प्री इंजीनियरिंग की बात करोगे या फिर आप प्री मेडिकल की बात करोगे, और फिर कॉमर्स ग्रुप अलग हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो साइंस ग्रुप के हैं या कॉमर्स ग्रुप के हैं, ये पांच सब्जेक्ट जो है ना ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट्स के पेपर उनको देने हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पूरी ग्रेड 8 जो कि अभी कैम्ब्रिज में जाएंगे उनको ये पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे ये जो नंबर्स लिखे हैं बेसिकली ये कोड्स हैं। ठीक है, ये भी आपको बात पता है, ये सब्जेक्ट कोड्स हैं बेसिकली। अच्छा, इंग्लिश के बारे में बात हो गई। उर्दू के बारे में ये था कि उर्दू बेसिकली उर्दू ए है और उर्दू बी है। तो उर्दू बी जो है ना वो बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट्स के जिनकी उर्दू वीक होती है। तो आप लोग तो माशाल्लाह जो है वो क्लास 1 से लेके 8 तक आपने उर्दू पढ़ी है, तो आप लोग की उर्दू तो माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। तो आप लोग को ये उर्दू बी लेने नहीं देंगे, ये रिकमेंड भी नहीं करेंगे, क्योंकि उर्दू बी सब्जेक्ट नहीं है। उर्दू बी जो है ना वो फुल फ्लैश सब्जेक्ट नहीं है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जब आप आगे जाओगे तो यूनिवर्सिटीज आपको बोलेंगी कि आपने उर्दू बी किया है तो आपको एक एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप उर्दू ए ले लो, और उर्दू ए चूंकि आपने उर्दू पढ़ी है तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हो, D2 आपने अभी खत्म किया, अब इंशाल्लाह D3 और D4 पे जाओगे तो मैथमेटिक्स बिल्कुल उसी तरह है, वही कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है। इसके बाद इस्लामियत है जो कि इंग्लिश में है आपकी, और पाकिस्तान स्टडीज़ है जिसमें आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे आप अभी पढ़ रहे हो बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ में भी वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके कंपलसरी हैं, जो कि हर बच्चे को कैम्ब्रिज में देने हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप का हो या कॉमर्स ग्रुप का हो। अब आ जाओ साइंस ग्रुप पे। साइंस ग्रुप मैंने बोला था, साइंस ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज द प्री इंजीनियरिंग एंड द सेकंड वन इज द प्री मेडिकल। तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग पिक करते हो, ठीक है, अगर आप प्री इंजीनियरिंग यू आर गोइंग फॉर प्री इंजीनियरिंग, तो आपके पास वो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो कंपलसरी हैं। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट्स तो आपको देने ही देने हैं, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, पाकिस्तान स्टडीज और मैथ्स है। उसके अलावा ये 3 सब्जेक्ट्स प्री इंजीनियरिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आप प्री इंजीनियरिंग लोगे। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो वो 5 हो गए और ये 3 हो गए 8। तो 5 और 3 8 हो गए, तो 8 सब्जेक्ट्स आपके हो गए प्री इंजीनियरिंग के। अगर आप प्री इंजीनियरिंग लेते हो तो ये आपके 8 सब्जेक्ट्स हो गए। एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है जो कि इतने सारे लिखे हैं। अब मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ कि तुम लोग किस तरह जो है ना वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करो। देखो, सबसे पहले तो उनकी बात करते हैं कि जिनकी परसेंटेज जो है वो 75 प्लस है। ठीक है। और उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और वो मैथ्स को जो है ना बड़े इंथुजियास्टिकली जो है वो सॉल्व करते हैं। उनको मैथ्स मतलब उनका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि भाई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल मैथमेटिक्स लो और अपना पूरा जो है वो मतलब 9 सब्जेक्ट्स का वो कंप्लीट कर लो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप एडिशनल मैथमेटिक्स लेते हो ना तो आपका जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट बनती है ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपने एडिशनल मैथमेटिक्स लिया है। एडिशनल मैथमेटिक्स मतलब इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। ये मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है ना। इसमें कॉन्सेप्ट, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते हैं। तो जब आप एडिशनल मैथमेटिक्स ले लेते हो ना तो आपकी मतलब वैल्यू, आपकी जो मार्कशीट है वो स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा ये है कि जब आप एडिशनल मैथमेटिक्स लेते हो तो आपको मैथ्स, जो नॉर्मल मैथ्स है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बहुत आसान लगने लगेगी। तीसरा ये है कि जब आप ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स करोगे तो ए लेवल्स में फर्दर मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल एडिशनल मैथमेटिक्स की तरह है, वही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आपको फिर ए लेवल की मैथ्स भी मुश्किल नहीं लगेगी, तो आपको जो है ना एक अपना पाथ समझ में आ जाएगा और आपको मैथ्स मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है। और इसकी जो है एडिशनल मैथमेटिक्स की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, मैंने बता दिया स्कोप ज़्यादा है इसका। ठीक है। तो ये तो उन बच्चों की बात हो गई जिनका मैथ स्ट्रांग है और जिनको मैथ्स करने का शौक है और उनकी परसेंटेज भी जो है ना वो 75 प्लस है, और जिनको ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स भी करना है। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार मैं अभी प्री इंजीनियरिंग ले लेता हूँ लेकिन आगे जाके मुझे जो माइंड सेट है वो बिजनेस की तरफ भी है, थोड़ा मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि मैं जो है ना वो ए लेवल्स में कोई बिजनेस का सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ इस तरह। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि वो अकाउंटिंग ले लें।
ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग का कॉम्बिनेशन प्री इंजीनियरिंग के साथ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें यह है कि तुम आगे जाके जो है ना वो अपने बिजनेस के सब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर याद रहेगा अकाउंटिंग में थोड़ा सा मैथ्स है, तो मैथ्स आपको पसंद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। तीसरे वो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल मैथ्स पसंद ही नहीं है, जो कह रहे हैं कि यार एक मैथ्स तो हम पढ़ रहे हैं और मैथ्स लेने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए फिर ये दो सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, आपको मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में से ये कोई भी एक ले सकते हैं। सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सराउंडिंग्स, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन एक्टिविटीज, इस तरह की चीजें सोशियोलॉजी में। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है बेसिकली रिलेटेड टू द ज्योग्राफी जो आप अभी पढ़ रहे हो। इसी तरह का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है कि एनवायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, रिसोर्सेज कैसे हैं, रिजर्व कैसे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आ जाती है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हो गए और टाइडल एनर्जीज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आ जाती है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पहले पढ़ भी चुके हो, तो वो आपको इतना मुश्किल लगेगा भी नहीं। और दूसरा ये कि आपको इसमें जो है वो मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। सोशियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेंदी तो वो है, तो उसका सिलेबस भी लेंदी है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जो है वो बिल्कुल ज्योग्राफी की तरह है, आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तरह के स्टूडेंट्स की हमने बात कर ली। एक वो जो कि मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं और जिनको ए लेवल्स करना है, और जिनको मैथमेटिक्स पसंद है वो एडिशनल मैथ्स ले लें। जिनको लगता है कि आगे जाके हम जो है वो बिजनेस की साइड पर जाएंगे, वो अकाउंटिंग ले लें। और जिनको मैथ्स से बिल्कुल ही जो है वो नहीं पसंद, तो वो सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में से कोई एक ले लें। अच्छा, इसके अलावा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है, जिसका इंटरेस्ट है वो ले सकता है इंग्लिश लिटरेचर। ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है बेसिकली ये नया सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा ये रिसर्च बेस्ड भी है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं बोलूँगा इसको अवॉइड कर लो। बाकी तो आपको फिर आइडिया है कि मैंने जो है वो बता दिया इस तरह। तो इस तरह जो मैंने जिस तरह बताया इस तरह इसको सोचो, और फिर जो है वो अपनी प्री इंजीनियरिंग का जो है वो इसको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। दूसरा हमारे पास प्री मेडिकल है। प्री मेडिकल में बेसिकली आपको जब आप प्री मेडिकल सेलेक्ट करते हो तो वो 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्री इंजीनियरिंग में भी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ भी आ गया। और उधर कंप्यूटर साइंस तो, और यहाँ बायोलॉजी है। ठीक है, तो ये आपके 8 सब्जेक्ट्स हो गए। अब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, पहले उसकी बात करते हैं जिसको मतलब मैथ से मोहब्बत है। वो कहता है कि यार मुझे जो है वो मतलब आगे जाके हो सकता है कि मैं जो है ना वो प्री इंजीनियरिंग की साइड पे आ जाऊं, तो वो फिर जो है वो एडिशनल मैथमेटिक्स ले ले इसके साथ। लेकिन ये है कि ये स्कूल वालों से डिस्कस कर लेना कि क्या वो बायोलॉजी के साथ प्री मेडिकल के साथ एडिशनल मैथ दे रहे हैं। अगर वो दे रहे हैं तो इंशाल्लाह वो फैसिलिटेट कर देंगे आपको, क्योंकि स्कूल वाले जो है वो कोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेट करते हैं। लास्ट ईयर में मुझे याद है एक दो बच्चों को इन्होंने जो है वो दिया था, मतलब उन्होंने जो है बच्चों को दिया था, लेकिन फिर बच्चे बाद में जो है वो बैकआउट कर गए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो आप भी जो है वो अगर चाहो तो स्कूल वालों से बात कर लो, इसके साथ एडिशनल मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आगे जाके मैं प्री इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाह रहा हूँ। अगर आपको आगे जाके बिजनेस की साइड पे जाना है तो फिर आप अकाउंटिंग भी रख सकते हो इसके साथ। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है ना, बेस्ट ऑप्शन ये है कि अच्छा उनकी बात करते हैं, मतलब जिन्होंने अपना माइंडसेट पहले से बनाया हुआ है कि भाई हमें डॉक्टर बनना है। ठीक है ना, जिसका बैकग्राउंड जो है, जिसके पेरेंट्स वगैरह डॉक्टर है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, तो फिर जो है ना वो आप जो है वो सोशियोलॉजी जो है ना वो आपके लिए बेस्ट पिक है। ठीक है, सोशियोलॉजी बेस्ट पिक इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर के बारे में, तो डॉक्टर्स को काफ़ी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसको डील करने के लिए, उसका बैकग्राउंड समझने के लिए। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है ना, तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो आप इसके साथ सोशियोलॉजी ले लो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ले लोगे तो फिर ये है कि आपका जो है ना वो स्टडीज जो है वो आपको बहुत, मतलब आपके सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। जो बेस्ट मतलब जो सबसे कॉमन पिक है, जो सबसे कॉमन पिक है ना, वो कंप्यूटर साइंस है। क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है प्री मेडिकल के जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर साइंस भी फिर आपके लिए एक बड़ा सेफ सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की दुनिया डिजिटल है। ठीक है, 21st सेंचुरी है, ऑल अबाउट कंप्यूटर। तो थोड़ा सा ये है कि कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको हो जाएगा, और कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी फिर आपको आगे जाके फ़ायदा देगा, वो इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगा। तो फिर जो सबसे कॉमन पिक है वो कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सोशियोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल एडिशनल मैथ्स और अकाउंटिंग भी ले सकते हो, लेकिन वो मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि प्री मेडिकल का मतलब है कि आपको डॉक्टर बनना है या फिर जो है वो मेडिकल की किसी साइड पे जाना है, तो सोशियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो लास्ट जो है वो हमारे पास कॉमर्स ग्रुप है। जब आप कॉमर्स ग्रुप लेते हो तो वो 5 सब्जेक्ट तो आपके पास कंपलसरी है ही हैं।
वो जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी आ गए आपके पास। उसके बाद आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो 5 और ये 3 आर्ट हो गए, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। ठीक है। अच्छा, कॉमर्स में फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो कॉमर्स में जो है ना वो कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर नहीं मिलेगा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में। यहाँ आपको एडिशनल मैथ्स मिल जाएगा। ठीक है, एडिशनल मैथ्स बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन है कॉमर्स का और एडिशनल मैथ्स का। मतलब इसमें आगे जाके आपके पास जो है ना फील्ड वास, आप प्री इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, और कॉमर्स है तो आप फिर बिजनेस साइड पे भी जा सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि आप कॉमर्स के साथ जो है ना वो एडिशनल मैथमेटिक्स ले लो, क्योंकि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स है ना उसमें आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग जो है ना बेसिकली इसमें मैथ्स है, और ये बिजनेस स्टडीज में भी। तो बेसिकली थोड़ा सा ये है कि आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग होगा तो आपको जो है वो एडिशनल मैथ्स से आपकी जो है वो स्किल्स और थोड़ी सी डेवलप हो जाएंगी, आपको फिर ये जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे थोड़ा सा मैथ्स से जो है जान छुड़ानी है मतलब, तो फिर बेसिकली सोशियोलॉजी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो आपको आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा। आप सोशियोलॉजी या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में से कोई सा भी एक ले सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था थोड़ा सब्जेक्ट सिलेक्शन का। उम्मीद है कि थोड़ा सा ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग को और थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी अपने अपने डिसीजंस लेने में। बाकी ये है कि और तुम लोग की जितनी भी क्वेरीज हैं तो वो बिल्कुल ही फ्री, मतलब फील फ्री टू कमेंट ऑन द, मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को बिल्कुल लिखो ताकि हम उस चीज़ को डिस्कस करें। और कहते हैं ना, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प यू गाइस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर तुम लोग के कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। ठीक है, जो भी तुम लोग की क्वेरीज हो, जो भी कंसर्न हो, उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लें और तुम लोग के लिए जो है वो काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।